हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला क्लास होने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसका इंग्लिश में नाम भी पूछा जाता है इसको, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज पूरा वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से बातों को समझ लेते हैं, तो आपका जो 75 नंबर का पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है, उसमें से 75 नहीं तो 70 क्वेश्चन तो सेम आप लोग कर ही ले जाओगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में हो, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एनसीएफ 2005 में ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि जिसमें बच्चों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति बार बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। पूछता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस निबंध से हुई है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को दिख जाए कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, आंख मूंद के आप उस ऑप्शन को लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक केंद्रित ना होकर, पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ यही कहता है। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता कब पूछता है, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। आज का वीडियो केवल हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल में अच्छे से, और कल हम लोग इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस करेंगे, जो आप लोग का एनसीएफ सीटेट में पूछे जाने वाले कहीं से भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग एकदम आंख मूंद के कर डालेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी। इसमें मुख्य मुख्य बातें ये थी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। शिक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ये कहाँ पे इसकी रूपरेखा बनाई गई है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भी। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन करते वक्त बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों का। और ये जो अंडरलाइन हुआ है, ये सारा सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर चलिए दोस्तों, अगला क्या कहता है। देखिए, एनसीएफ कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में सीटेट बहुत बार पूछता है। तो एक एक सिद्धांत बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ना कि एक क्लास, एक विद्यालय में ही सीमित कर दिया जाए। जैसे कि कैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जानवरों का एग्जाम्पल दे के उसके स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन सीटेट के एग्जाम में कम से 20 बार से ऊपर पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ भी आप लोग को पढ़ाई रटन प्रणाली दे दिया जाए, उसको देखते ही काट दीजिएगा, आपका आंसर सही है। बच्चों की पढ़ाई कभी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, रटन प्रणाली पे नहीं होनी चाहिए। हमेशा वो बाल केंद्रित होना चाहिए और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे जोर देता है। ठीक है।
फिर अगला पॉइंट है राष्ट्र पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जैसे कि अभी हम बताए हैं पाठचर्या, बच्चों की पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। फिर है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। जी हाँ, परीक्षा को कठोर नहीं लचीलापन बनाना चाहिए और बच्चों की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। बच्चे किस तरह से करके सीख रहे हैं उसी अनुसार से उनके परीक्षा को देना चाहिए, उनकी टेस्ट प्रक्रिया करनी चाहिए, ना कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे दो और बिल्कुल कठोर रहो, ऐसा नहीं कुछ करना है। फिर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे हैं तो उनको ये जानकारी दीजिए कि बच्चा ये हमारा विद्यालय है, ये हमारा स्वच्छ घर है, ये हमारा ये हमारा विश्व विरासत है, इसकी हमको सम्मान करना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा अच्छे वे में देखना चाहिए। मतलब बच्चे को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना, ना कि उनका मजाक उड़ाना। देश के प्रति आस्थावान बनाना, जैसे बताना कि ये हमारा विद्यालय है, इसको कभी भी गलत गंदा नहीं समझना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय इमारत है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको हमेशा सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है एनसीएफ। फिर देखिए एनसीएफ का कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा गया। दोस्तों आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जितने भी लाइन है सब आप लोग यही जान लीजिए कि सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख सुझाव। अब इसके प्रमुख सुझाव क्या क्या है देख लेते हैं। तो बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। कहने का मतलब ये है कि बालक सक्रिय है, वो उनको खुद ऐसा महसूस होने दिया जाए, किसी भी कार्य को जितना ही जोड़ेंगे तोड़ेंगे उतना ही अच्छे से सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, खुद गलतियां होंगी फिर उसको सुधार करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमने ये गलती की थी, अब ऐसे किया तो सही हो गया। ठीक है, देखिए गलतियां करें और स्वयं सुधार करें, समझ में आया। इसके प्रमुख सुझाव मतलब बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाए। फिर है सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। जी बिल्कुल, सीखना हमेशा सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। बच्चा जितना अपने परिवार में सीखता है उतना ही समाज में भी सीखता है। अगर मान लीजिए जैसे होता है ना कि जो बच्चे सही वातावरण में नहीं पलते हैं उनकी मानसिकता और जो बच्चे सही वातावरण में पलते हैं उनकी मानसिकता में अंतर होता है। तो वही कहा गया है कि सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। फिर है सीखने में आंतरिकता, बार बार मतलब आंतरिकता मतलब बार बार नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप लोग बता रहे हो तो घोर घोर के एक ही चीज़ को बार बार बताने से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो उनको खुद करने का अवसर दिया जाए, खुद करके सीखेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। फिर है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। जय बिल्कुल, हम लोग के समय में क्या होता था, कोई काम गलत हो जाता था तो टीचर उठा के पीट देते थे, मुर्गा बना देते थे, लड़कों को लड़कियों को बेंच पे खड़ा कर देते थे, हाथ ऊपर करवा देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को डराना नहीं है, उनको अनुशासन में डरा के रखना नहीं है, उनको आनंद और संतोष के हिसाब से पढ़ाना है। बच्चे जो चीज़ सीखना चाहते हैं उस हिसाब से पढ़ाना है। बच्चों को अब किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी आ जाए बच्चों को दंड दे दो, अनुशासन में रखो, उनको डरा के रखो तो ये क्वेश्चन आप लोग का देखते ही गलत कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को आनंद के माध्यम से, संतोष के माध्यम से, करके सीखने के माध्यम से पढ़ाना है। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग देखते ही सही कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सुझाव क्या दिया गया है। निःसंदेह बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और मातृभाषा संस्कृत को सम्मान दिया जाए। मतलब बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि मतलब सब जगह उनको महत्वपूर्ण माना जाए, ना कि छोड़ दिया जाए। खाली देखिए बच्चों को खाली टीचर की जिम्मेदारी स्कूल तक नहीं है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, घर पे भी समाज की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों से किस तरह बात किया जाए, किस तरह उनको समझाया जाए, मातृभाषा का उनको सम्मान किया जाए और उनके संस्कृति को, जिस समाज से आते हैं उनके संस्कृति का सम्मान किया जाए, ना कि मजाक उड़ाया जाए। ठीक है। फिर है बहुभाषिकता, मतलब एक भाषा से कई भाषा में वातावरण देना और उनको एक भाषा से कई भाषा में सीखने का अवसर प्रदान करना।
बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें 3 भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र की वकालत किया गया, मतलब बच्चों को 3 भाषा देना है। कैसे? एक मातृभाषा, एक जो उस क्षेत्र की भाषा है वो भाषा, और एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है। फिर है इसमें इनसे भाषा के 4 कौशल की बात की है, मतलब एनसीएफ भाषा के 4 कौशल की बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कर लीजिए, बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा एक भाषा कौशल और होता है चिंतन, जो कि बहुत कम पूछता है लेकिन पूछता है। ठीक है। तो अगर पूछ दे कि इन चारों के अलावा कौन सा भाषा कौशल होता है, तो चिंतन होता है। ठीक है। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला सुझाव क्या कहता है। फिर दिया है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कैसे? जैसे कि आप लोग मोबाइल चलाते, यूट्यूब पे देखते हो, कोई भी आप लोग टीचिंग एग्जाम से, सीटेट के एग्जाम से, या फिर बीपीएससी के एग्जाम से कोई भी फेक न्यूज आ जाता है, तो उससे बचा जाए। मतलब किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, हमेशा सही बातों को समझा जाए, ना कि फेक न्यूज पे आके आप लोग घबरा के कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। एनसीएफ कहता है। फिर है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई चीज़ आप लोग कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अगर पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले बच्चे को पूरा पेड़ तो देख लेते हैं, तो वो तो उनको ज्ञात है, मतलब ये पेड़ है। लेकिन अज्ञात की ओर, जो चीज़ वो नहीं जानते हैं पेड़ के बारे में, जैसे पेड़ की जड़ें जमीन से पानी और खनिज लवण सोख के अवशोषित करती हैं, पेड़ की ये तने हैं, ये पत्तियां हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, उनके बारे में मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाए। फिर है, मूर्त से अमूर्त की। इसी प्रकार जो चीज़ें मूर्त, मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो उनके बारे में बताया जाए। फिर उनके अंदर इंटरनल के बारे में बताया जाए। ठीक है। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। फिर है, दंड और सजा की भावना को सीमित किया जाए। बच्चों को किसी भी प्रकार के दंड और सजा नहीं देना है। अब बच्चे को तो मुंह से गधा भी नहीं बोलना है, क्योंकि इस पे आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग को इसके बारे में समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड और सजा नहीं देना है, याद रखिएगा। फिर है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आजकल बच्चों के स्कूल में करा जा रहा है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मतलब बच्चों को शैक्षिक गतिविधि सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है, किस क्षेत्र में मजबूत है। आप लोग घर पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों को ऐसा वातावरण दीजिए ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छे से हो सके। फिर चलते हैं, अगला नेक्स्ट सुझाव क्या दिया है। फिर दिया है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जी बिल्कुल, बच्चों को मोटी मोटी किताबें दे दिया जाए तो क्या बच्चे पढ़ने में बोर नहीं होंगे? बिल्कुल बोर हो जाए, आप खुद बोर हो जाएंगे मोटी मोटी किताबें पढ़ के। बच्चों को ऐसी चीज़ें देना है, ऐसी कि जो बच्चे एक बार में देखे पढ़ें और उनको इंटरेस्ट मिले, अच्छे से वो सीख सकें। फिर इसीलिए बच्चों को किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से होनी चाहिए। मतलब बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे कूदते हैं, उस बारे में किताब में दिया रहे तो बच्चे अच्छे से एक्टिव होकर उस चीज़ों को सीख लेंगे। फिर है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाए। मतलब बच्चे के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको बड़े बच्चों के हिसाब से ज्ञान दिया जाए तो क्या वो सीख सकता है? या फिर बड़ा बच्चा है, उसको छोटे बच्चों की तरह सिखाया जाए तो वो बोर हो जाएगा, नहीं सीख सकता है। तो उनके मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा कराया जाए। फिर है, एनसीएफ, ये सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए, पूछता है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बिना भार का अधिगम। मतलब बच्चों को शिक्षा बिना भार का कराया जाए, नहीं कि उनको मोटी मोटी किताबें थोप दिया जाए और बच्चों को बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना है। उनको करके सीखने का अवसर दिया जाए, बच्चे खुद करके सीखें और समझें। ठीक है। फिर मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मतलब मूल्य को, मान लीजिए आप टीचर हो गए, क्लास में गए, किताब उठाएं और 40 मिनट की घंटी में पूरा लेक्चर दे के चले आए, बच्चे कुछ समझें या ना समझें, तो इस तरह नहीं उनको शिक्षा देना है, उपदेश नहीं देना है। उनको कोई भी चीज़ बताना है तो वातावरण को देख कर बताना है, एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। थोड़ा ही बताना है लेकिन ठोस बताना, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट सुझाव क्या है। तो फिर है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। जी बिल्कुल, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको स्वयं चुनने का अवसर दिया है। फिर है, शांति शिक्षा का बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मतलब जैसे नाटक प्रतियोगिता में दे दिया जाए, जिसमें बताया जाए महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है अगला पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों को केवल मनोरंजन ना देकर बल्कि सौंदर्य बोध को बताना चाहिए कि जैसे मान लीजिए नाटक करा रहे हैं तो उसमें किसी को झांसी की रानी बना दीजिए, किसी को सुभाष चंद्र, किसी को भगत सिंह बना दीजिए और बताइए कि इन लोगों के सहयोग से हमारे देश को आज़ादी मिली। झांसी की रानी यहाँ की थी, इन्होंने ऐसे ऐसे अंग्रेजों से लड़ा। तो बच्चों को सौंदर्य बोध की ज्ञान होगा, ना कि मनोरंजन, ज़्यादा मनोरंजन न डाल के सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। फिर शिक्षक को अकादमी संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ये तो जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो ये सरकार का काम है, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली दिक्कत की बात नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट है, देखते हैं क्या कह रहा है। समुदाय में मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। जी बिल्कुल, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब चौमुखी विकास, शारीरिक मानसिक, उनका सारा सामाजिक सारा विकास हो, ऐसा आधारित शिक्षा और पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर है, सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण का तैयार करना चाहिए। मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण, मतलब हर वर्ग का बच्चा इस वातावरण में पढ़ सकता है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 विधियों पर जोर देता है। किस किस विधियों पर जोर देता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अभी हम आगे आप लोग को बताएं कि करके सीखना, बच्चा जितना करके सीखेगा उतना ही अच्छे से वो समझ पाएगा। फिर है निरीक्षण विधि, मतलब बच्चों को निरीक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, कहाँ बच्चों से गलतियां हो रही हैं उनको बताया जाए, फिर आगे बढ़ाया जाए। परीक्षण विधि, मतलब टेस्ट मेथड, बच्चों को आप कितना पढ़ाए हैं उतना बच्चों को समझ में आया कि नहीं, टेस्ट लेके पता किया जा सकता है। फिर है सामूहिक विधि, मतलब समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर है मिश्रित विधि, मतलब उसमें कई तरह की विधियों का प्रयोग किया जाए और देखा जाए कि बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है, कहाँ तक नहीं सीख पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना है जो एनसीईएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जिसको न समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा और कल जरूर आइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछता है। थैंक यू दोस्तों।